जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं देवदत्त मिश्रा, आपके अपने कोचिंग जंक्शन चैनल पर लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर की सीरीज। आज है 22 तारीख और देखते हैं कि आज की पहली सुर्खी क्या है। आज का पहला प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड क्या है। पहला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो यह प्रश्न 2-3 दिन से परीक्षाओं में अखबारों में चर्चा का विषय चल रहा है कि गुजरात सरकार ने क्या किया है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया गया है। ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये किसकी इमेज है? ड्रैगन फ्रूट की इमेज है। ड्रैगन फ्रूट वैसे तो देखा जाए तो अमेरिकी मूल का फल है और सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है यह उगाया जाता है वियतनाम में। कहाँ उगाया जाता है? वियतनाम में। लेकिन अपने भारत के गुजरात में भी, सौराष्ट्र वगैरह के कुछ जिलों में पिछले कई दशकों से इस गुजरात के किसान भी इसकी अच्छी खेती करने लगे हैं। ठीक है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? इसका नाम बदल करके कर दिया है कमलम फ्रूट। क्या नाम बदल के कर दिया है? कमलम फ्रूट। उन्होंने कहा कि भाई ये कमल जैसा दिखता है तो इसका नाम जो है ड्रैगन क्यों रखा जाए। ड्रैगन का मतलब सर्प होता है और फल के ऊपर सर्प का नाम अच्छा नहीं लगता। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ अखबारों ने निकाला भी है कि ड्रैगन जो है, चूंकि ड्रैगन को दूसरी भाषा में कह लीजिए तो लोग संकेत में चीन से जोड़ते हैं, इसलिए भी इसका नाम क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? नया नाम इसका रख दिया गया कमलम फ्रूट। किस लिए रख दिया गया? क्योंकि यह बिल्कुल कमल के जैसा दिखता है। यानी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि ड्रैगन फ्रूट का नया नाम क्या है तो आप बताएंगे ड्रैगन फ्रूट का नया नाम क्या है? कमलम फ्रूट, कमलम फल। इसको पिताया भी कहीं कहीं कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? पिताया है। गुजरात की चर्चा हुई है तो आइए देखते हैं गुजरात के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप शायद बहुत कम जानते हैं लेकिन परीक्षाओं में क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। मैप देखते हैं तो बाहर पाते हैं कि ये जो गुजरात का अपना राज्य है भारत का, ये कहाँ है? पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी तट पर स्थित है। और ये क्या है? ये है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। अच्छा, दूसरी अनोखी बात क्या है? दूसरी अनोखी बात यह है कि गुजरात की जो तट रेखा है, यहां से तट रेखा शुरू होती है इसकी, गुजरात की जो तट रेखा है वो भारत के किसी भी राज्य की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है। समझ गए ना? आपको तो ऐसे दिखता होगा, करे यहां जो आंध्र प्रदेश है यहां से शुरू होता है, इसकी तट रेखा जो है सबसे ज्यादा लंबी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। उसके बाद तक किसका नंबर आता है? आंध्र प्रदेश का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखेंगे कि आप जो है यहां से बढ़ते घटते तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा हो गया है। तो भारतीय राज्यों में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किस राज्य की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है तो आप उत्तर देंगे गुजरात की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है। समझ में आया? मैप खोले ही है तो थोड़ा सा एक बात मेरे मन में और आ गई। यहाँ अहमदाबाद के पास जो है एक स्थान होता है, उसको कहते हैं लोथल। क्या कहते हैं? लोथल। आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के साथ साथ लोथल का भी नाम कहीं कहीं सुनते हैं। लोथल नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोथल जो है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का डाकयार्ड था। डाकयार्ड कहने का मतलब क्या है? डाकयार्ड कहने का मतलब यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बंदरगाह हुआ करता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में, इतिहास के दृष्टिकोण से ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन सा स्थल है जहां विश्व की सबसे प्राचीन डाकयार्ड यानी बंदरगाह होने का प्रमाण मिलता है, तो वह कौन सा स्थान है? लोथल है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में है। तो गुजरात के बारे में हम लोगों ने दो बात जान ली। एक बात तो ये जान लेगी कि भारत का ऐसा राज्य जिसकी सबसे ज्यादा तटरेखा है समुद्री, कौन सा? गुजरात है। गुजरात में क्या है? लोथल है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जहां सबसे पुराना क्या था? बंदरगाह था। और बातें जानते हैं गुजरात के बारे में। तो अभी अगर आप 100 रुपए का नोट देखें, 100 रुपए का नोट अगर बैक करके देखें आप, तो वहां जो इमेज दिखाई पड़ती है ऐसे ऐसे करके जो है वो है रानी की वाव। क्या कहते हैं उसको? रानी की वाव। रानी की वाव जो है एक
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हिंदी में कहें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कहाँ है? गुजरात के पाटन में है। कहाँ है? गुजरात के पाटन में है। और यह माना जाता है कि इसका निर्माण जो है रानी उदयमती ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी उदयमती ने करवाया था। ठीक है, तो गुजरात के बारे में हमने 2-3 नए अनोखे टर्म को जान लिया। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री विजय रूपाणी जी। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट अपना प्रश्न क्या है और नेक्स्ट अपनी सुर्खी क्या है? नेक्स्ट अपना प्रश्न है, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? अब सोचिए कि अपना पड़ोसी देश है, ऐसा पड़ोसी देश कौन हो सकता है जिसे भारत सबसे पहले जो है क्या करे? डोनेट करे कोविशील्ड की वैक्सीन। पाकिस्तान को तो कर ही नहीं सकता, आप जानते हैं, है तो पड़ोसी देश, लेकिन भारत और पाकिस्तान में कितनी बड़ी तनातनी है, आपसी फॉर्मल बातचीत भी बंद है, तो पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता। अब बच कौन कौन से रहे? बच रहे श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी संबंध इतने उच्च स्तर के नहीं है, मधुर संबंध तो जरूर है, लेकिन इतने उच्च स्तर के संबंध नहीं है कि सबसे पहले डोज कहां पहुंचाई जाए? अफगानिस्तान पहुंचाई जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप बिना जाने भी बता सकते हैं कि वह कौन सा देश होना चाहिए था? भूटान होना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने समझा, क्या होना चाहिए था? भूटान होना चाहिए था। भूटान भारत की सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा देश है। ये देख रहे हैं ना, ये है भूटान की सीमा, दिख रहा है ना? अपना उत्तर प्रदेश देखेंगे तो अपना उत्तर प्रदेश कितना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा सा तो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, लेकिन भूटान देख रहे हैं कितना छोटा सा दिख रहा है। तो यह देखा जाए तो भारत की ही दया पर आश्रित छोटा सा जो है एशियाई देश है। भारत की सीमाएं अगर देख लें तो भारत के कौन कौन से राज्य भूटान से सटे हुए हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे तो पाएंगे ये अपना जो सिक्किम है, एक तो सिक्किम की सीमा भूटान से मिलती है, दूसरा अपना जो पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है, यहां तक जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा इससे मिलती है, और असम की सीमा यहां तक मिलती है, और उसके बाद किसकी सीमा मिलती है? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है। यानी अगर प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि भूटान की सीमा से सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा कि भूटान की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य कितने हैं? 4 हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोट। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। असम, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अब भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भूटान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, आप देखेंगे तो महसूस होगा जो है, अगर हम थोड़ा सा इसको ये आपको दिख रहा है, भूटान की एक इमेज है यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो भूटान जो है एक छोटा सा पर्वतीय देश है। कैसा है? पर्वतीय देश है, और यहाँ वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो भूटान की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत जो है वो है वन और कृषि। इसके बाद इसकी जो आमदनी सबसे ज्यादा होती है वो होती है कि यहाँ से जो पनबिजली परियोजनाएं हैं, यानी ऊंचा प्रदेश है, जो नदियां बहती हैं, वहां से क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है, और वो बिजली वे किसको बेच देता है? भारत को बेच देता है, और भारत बदले में इसको क्या करता है? पैसा देता है। तो यानी कह लीजिए कि 75% से ज्यादा भूटान की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? वन, कृषि और पनबिजली परियोजनाएं। ओके, देखते हैं अपनी नेक्स्ट सुर्खी क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? गणतंत्र दिवस आप जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। आने वाला 26 जनवरी, आज 22 तारीख हो गई, 3-4-5 दिन के बाद क्या है? 26 जनवरी 2021 है, गणतंत्र दिवस का परेड आयोजित होने वाला है। उस परेड में पहली फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला बनने का गौरव किसे हासिल होने जा रहा है? वो हासिल होने जा रहा है भावना कांत को। किसे हासिल होने जा रहा है? भावना कांत भारतीय एयरफोर्स की पहली महिला एयरफोर्स की पायलट होंगी, जो गणतंत्र दिवस के परेड में क्या उड़ाएंगी? फाइटर प्लेन उड़ाएंगी।
बिल्कुल आपको समझ में आया। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भैया इसी दिन अपना संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? अपना संविधान लागू हुआ था। अब अच्छा, अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था? तो अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ था, आज़ादी तो हमको जो है 15 अगस्त 1947 को ही मिल गया था, लेकिन संविधान जो है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1929 से ही 26 जनवरी के दिन भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। इतिहास आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि 26 जनवरी 1929 के समय रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था और उसी समय से इस दिवस को क्या मनाया जाने लगा? भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसलिए भारत को जब 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली और उसके बाद संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ और संविधान बन गया, तो संविधान लागू होने की तारीख क्या रखी गई? 26 जनवरी रखी गई, क्योंकि 26 जनवरी का तिथि क्या था? बहुत महत्वपूर्ण था। इसी दिन 1929 में भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। नेक्स्ट सुर्खी, नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट प्रश्न है, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो कितने साल बाद? 14 साल बाद। प्रश्न का सही जवाब क्या है? 14 साल बाद। फिलिस्तीन बहुत छोटा सा देश है जो आप कह लीजिए कि अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। किसके लिए संघर्ष कर रहा है? वजूद के लिए संघर्ष कर रहा है। ये आप थोड़ा सा विश्व का मैप देखेंगे तो ये भारत है। यहां से अगर आप आना चाहें तो भारत से जल मार्ग के जरिए, गल्फ ऑफ अदन के जरिए आप यहां पहुंचेंगे। ये है स्वेज नहर, ठीक है, ये मिस्र है, ये सऊदी अरब है, ये इराक है, सीरिया है। इसके बाद इस मैप को थोड़ा सा और जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि इस मैप को अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहां आप देखेंगे तो यहां जो है ये थोड़ा सा, ये जो एरिया है, ये जहां लिखा हुआ है जेरूसलम, यहां आपको ठीक से बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इजराइल का राज्य है और इसी जेरूसलम के आसपास किसका है? फिलिस्तीन का अपना एक अलग राष्ट्र है। यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में जो है किसका है? अपने वजूद को लेकर के संघर्ष चला आ रहा है, ठीक है ना। इजराइल और फिलिस्तीन में इजराइल कहता है कि इजराइल की राजधानी, हमारी राजधानी क्या है? जेरूसलम है, और फिलिस्तीन कहता है कि फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। यानी जेरूसलम को दोनों अपनी राजधानी मानते हैं। फिलिस्तीन कहां पड़ता है? फिलिस्तीन एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहां पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इतनी बातें फिलिस्तीन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है और इतना आपका जानना बहुत जरूरी था। पहली बार 14 साल के बाद वहां फिर से चुनाव आयोजित कराया जा रहा है। वर्तमान राष्ट्रपति वहां के कौन है? महमूद अब्बास है। फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? महमूद अब्बास, ठीक। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट अपना सुर्खी क्या है? नेक्स्ट सुर्खी है, सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका पूरा नाम क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्यों प्रदान किया जाता है? प्रश्न उठा है तो ये जान लीजिए कि जीआई टैग क्यों प्रदान किया जाता है। तो जीआई टैग प्रदान करने के पीछे कारण ये है कि अगर कहीं किसी जगह किसी चीज का एक खास क्वालिटी का उत्पादन किया जा रहा है, किसी वस्तु की खास क्वालिटी का उत्पादन किया जा रहा है, तो उस खास क्वालिटी को शो करने के लिए, उसको एक एज ए ब्रांड बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है कि यह क्या है? यह सुंदरवन का शहद है। कहाँ का शहद है? सुंदरवन का शहद। और सुंदरवन के शहद को जीआई टैग दे देंगे तो जो भी प्रोडक्ट सुंदरवन के, यानी जो भी शहद सुंदरवन से निकलेगा उस पर जीआई टैग लगा रहेगा, तो उसकी मार्केट में एक अलग डिमांड, एक अलग ब्रांड बनेगी कि यह भाई कहाँ का है? सुंदरवन का शहद है। तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग किसी लोकल और स्थानीय वस्तु को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या राष्ट्रीय मार्केट में एक खास ब्रांड बनाती है, ठीक है। तो
प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। एक बात जनरल नॉलेज में आप बहुत दिनों से पढ़ते जा रहे हैं, बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है। आपसे अगर पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तुरंत आप बताते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बताते हैं? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कौन सा? सुंदरवन भी एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ सुंदरवन में उद्यान भी है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, और क्या है सुंदरवन में? सुंदरवन जो है एक रामसर साइट भी है। नेक्स्ट अपना प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, घर घर राशन पहुंचाएगी जगन सरकार, मुख्यमंत्री ने की योजना की शुरुआत। अभी हमें आपको राशन लेने के लिए कहां जाना पड़ता है? कोटा की दुकान में जाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार यह चाहती है कि जो कोटे की दुकान पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वो लंबी लंबी लाइनें कोटे की दुकान पर न लगे और जनता की सहूलियत के लिए वो राशन क्या हो, उनके घर तक पहुंचाया जाए। इस योजना की उन्होंने शुरुआत की है। इससे 830 करोड़ के आसपास अतिरिक्त खर्च जो है राज्य सरकार पर पड़ेगा, लेकिन ये क्या होगा, राज्य के लोगों को सहूलियत प्रदान करेगा, इसलिए जो है उन्होंने इस कदम को शुरू किया है। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है आंध्र प्रदेश की बात, तो प्रश्न भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड होगा। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। समझ गए? आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आपके मन में आएगा यार आंध्र प्रदेश की राजधानी तो हैदराबाद थी। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब था, दोनों संयुक्त राज्य था, तो राजधानी क्या हुआ करती थी? हैदराबाद हुआ करती थी। लेकिन अब आंध्र प्रदेश क्या हो गया है? तेलंगाना से अलग हो चुका है, और अभी कुछ वर्षों के लिए हैदराबाद को यह कहा गया है कि यह दोनों की संयुक्त राजधानी रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश ने कहा कि हम किसी दूसरे की राजधानी पे अपना कब्जा नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी अपनी अलग राजधानी बनाएंगे। तो जब जगन मोहन रेड्डी से पहले की सरकार थी, तो उसने आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे चुनी थी? आंध्र प्रदेश की राजधानी चुनी थी अमरावती को, और वहीं पर जो है आंध्र प्रदेश की नई विधायिका, नया लेजिस्लेटिव बिल्डिंग क्या हुई? बननी शुरू हो गई। कहां? अमरावती में। जगन मोहन रेड्डी साहब आए, उन्होंने कहा ऐसा है कि आंध्र प्रदेश जो है नया प्रदेश है तो बहुत पुराना प्रदेश, क्योंकि भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है, लेकिन अब यहाँ जो है एक नहीं बल्कि तीन राजधानियां होंगी। कितनी राजधानियां होंगी? तीन राजधानियां होंगी। कौन कौन सी? एक होगी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव कैपिटल, यानी यह जो है आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी होगी। कार्यकारी राजधानी कहने का मतलब यह है कि जो सचिवालय होगा वो कहां होगा? सचिवालय होगा विशाखापट्टनम में। और अमरावती क्या होगी? अमरावती विधायी राजधानी होगी, यानी यहां क्या होगा? विधानसभा होगा, लेजिस्लेशन होगा। और कुर्नूल को उन्होंने चुना कि कुर्नूल क्या होगा? कुर्नूल होगा जुडिशियल कैपिटल, यानी कुर्नूल को क्या बना दिया जाएगा? जुडिशियल कैपिटल बना दिया जाएगा। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में कितनी राजधानियां करने की घोषणा हो गई है? 3 राजधानियां। ऑफिशियली इस समय आंध्र प्रदेश में कितनी राजधानी है? 3 है। कौन कौन से? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है। ठीक, आपको समझ में आया? आंध्र प्रदेश की एक और खास बात है कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है। विधान परिषद कहने का मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश क्या है? बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म है, यानी द्विसदनी व्यवस्था है। द्विसदनी व्यवस्था कहने का मतलब
यहां जो है विधानसभा भी है, जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और क्या है, विधान परिषद भी है, जहां जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो ऐसे द्विसदन वाले राज्य भारत में कितने हैं? यह भी एक प्रश्न उठ जाता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जहां 2 सदन हैं, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इस समय भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो सबसे पहले आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। दूसरा आ जाता है कर्नाटक। तीसरा आ जाता है कौन, महाराष्ट्र। और चौथा आ जाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कह लीजिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग अलग था, अब एक था, अब हो गया है अलग अलग। तो इन दोनों को मिलाकर के दोनों में क्या हो जाएगी, विधानसभाएं हो जाएंगी। तो ये 2 अलग से राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कौन सा है, बिहार। और कौन सा है, बिहार। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। जम्मू कश्मीर में द्विसदनी व्यवस्था थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की द्विसदनी व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो राज्य ही नहीं रह गया है। अब जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, मतलब जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस एक हेडिंग से हमें परीक्षा के लिए काम की चीजें क्या क्या मिली। तो परीक्षा के लिए हमें सबसे काम का चीज ये मिला कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। वहां के राज्यपाल कौन है, वहां के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। वहां क्या है, वहां द्विसदनी व्यवस्था है। द्विसदनी व्यवस्था भारत के कितने राज्यों में है, द्विसदनी व्यवस्था भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये इतनी बातें जो है हमें आंध्र प्रदेश के बारे में पता चली। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट अपनी सुर्खी क्या है, उस पर थोड़ा सा चलते हैं। तो नेक्स्ट सुर्खी है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित होने वाला है या आयोजित किया जाएगा। किस नाम से, एक्स डेजर्ट नाइट 2021। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और नाइट का मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब होता है योद्धा। यानी युद्धाभ्यास कहां शुरू होने वाला है, राजस्थान में शुरू होने वाला है। राजस्थान के कहां, जोधपुर में शुरू होने वाला है। और किसके किसके बीच होगा, वो होगा भारत और फ्रांस के साथ। किसके साथ साथ, भारत और फ्रांस के साथ। तो भारत और फ्रांस के बीच इस बार जोधपुर में शुरू हो रहे वायुसेना के अभ्यास को क्या नाम दिया गया है, एक्स डेजर्ट नाइट 2021। इसके पहले तक भारत और फ्रांस के बीच जो वायु अभ्यास होता था, दोनों की एयर फोर्सेस के साथ जो अभ्यास होता था, उसको हम कहते थे गरुण। किस नाम से कहते थे, गरुण। और इस बार क्या आयोजित हो रहा है, एक्स डेजर्ट नाइट 2021। अभी तक किस नाम से आयोजित होते आ रहा था, अभी तक गरुण नाम से आयोजित होते आ रहा था। किसका, वायु सेनाओं का अभ्यास। नेवल फोर्सेस का जो अभ्यास होता था भारत और फ्रांस के बीच, उसको हम किस नाम से जानते थे, उसको हम जानते हैं वरुण नाम से। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वरुण एक्सरसाइज किस किस देशों के मध्य होती है, तो वो होती है भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के साथ साथ। गरुण, वरुण और शक्ति। शक्ति कौन सा होता है, थल सेनाओं के बीच, दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास होता है, शक्ति होता है। फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, P5 जिसे बोलते हैं। अन्य सदस्य कौन से हैं, अन्य सदस्य हैं अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सुर्खी क्या है। नेक्स्ट सुर्खी है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 लॉन्च हो गया है। क्या हो गया है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021
लॉन्च कर दिया गया है। अब प्रश्न बनता है कि इस इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है? तो भैया इस इंडेक्स को लॉन्च करता है नीति आयोग लॉन्च करता है। कौन लॉन्च करता है? नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसकी जगह पर बनाया गया? योजना आयोग की जगह पर बनाया गया। इस बार का जो इंडेक्स जारी हुआ है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, उसमें टॉप कौन किया है? उसमें टॉप किया है कर्नाटक का राज्य, यानी भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। पिछले वर्ष भी कर्नाटक ही टॉप पोजीशन पर था, समझ गए? पिछले वर्ष भी कर्नाटक क्या था? टॉप पोजीशन पर था। और इस बार भी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्तर पर कौन है? कर्नाटक है। बड़े राज्यों में अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, तो उसमें कौन टॉप किया? उसमें दिल्ली ने टॉप किया है। ठीक। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्थान है 9वां, यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश 9th पोजीशन पर प्लेस्ड है। किस पोजीशन पर प्लेस्ड है? 9th पोजीशन पर प्लेस्ड है। तो आज के समाचार को हम यही पूरा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.coaching.in। बहुत ढेर सारा नमस्कार, प्यार और जय हिंद।